हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के 2025 और 2024 के लेटेस्ट जजमेंट को देखेंगे, जो कि आपके झारखंड एपीओ एग्जाम जो कि 20 दिसंबर को डिसाइडेड है रेगुलर का, और 13 दिसंबर को बैकलॉग का डिसाइडेड है, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, और सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि आपके आने वाले यूपी एपीओ, यूपी जुडिशरी, बिहार एपीओ, बिहार जुडिशरी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल सेशन होने वाला है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज का देखते हैं फर्स्ट केस। आज का फर्स्ट केस है जो कि 2024 का बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा है। 2024 में बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियों के लिए यह बहुत ही ज्यादा रहा है। इस केस का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये नाम आप लोग याद होगा, बहुत लोग को याद भी होगा और बहुत लोग भूल भी गए होंगे। इस केस का नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड वाला केस है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या किया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था। इसीलिए मैंने कहा कि यह 2024 का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट रहा है, और यह पॉलिटिकल पार्टियों के लिए स्पेशली रहा है। 2024 में लोकसभा का चुनाव था और उसी वक्त यह डिसीजन आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को, यहां मैं शॉर्ट में लिखती हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। संवैधानिक घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो मैं लिखी नहीं हूँ, शॉर्ट में लिख रही हूँ और बता रही हूँ आप लोग को क्या किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। इसका इंग्लिश भी लिख देती हूँ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर्ड किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड को, किसको? इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। और क्या कह के किया गया था कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड जो है संविधान के किस आर्टिकल को वायलेशन करता है? तो आर्टिकल 19(1)(a) का क्या करता है, वायलेशन करता है। इलेक्टोरल आर्टिकल 19(1)(a) के तहत प्राप्त राइट टू इंफॉर्मेशन, का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है। वायलेशन लिख देती हूं,
इंग्लिश हिंदी में भी लिख देती हूँ, उल्लंघन करता है। इसी आधार पर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था। तो यह सिंपल सा पूछ सकता है, केस का नाम तो पूछेगा तो किससे रिलेटेड था, इलेक्टोरल बॉन्ड से, और क्यों किया गया था, तो यह आर्टिकल कर लीजिएगा 19(1)(a) के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेशन करता था। थोड़ा सा डिप नॉलेज रखिएगा। और एक साथ में ये देख लेते हैं कि इसकी अध्यक्षता 5 जजों की यह पीठ थी। यह कितने जजों की पीठ थी? 5 जजों की पीठ ने इसे डिक्लेयर किया था। 5 जजों की पीठ है। पीठ बोलिए या बेंच बोलिए, थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं आप लोग के लिए दोनों थोड़ा थोड़ा समझाते चल रही हूँ। 5 जजों की पीठ ने, उसमें कौन कौन से जज थे? अध्यक्षता की थी मुख्य सीजेआई। उस वक्त सीजेआई कौन थे 2024 में? यहाँ सीजेआई लिख रही हूँ शॉर्ट में, डी वाई चंद्रचूड़ अध्यक्ष थे। उसके साथ साथ दूसरे कौन से जज थे? जस्टिस मिश्रा। जज का नाम पूछता है, इसीलिए लिख रही हूँ। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बी.आर. गवई, जस्टिस बी.आर. गवई, अभी जो हमारे चीफ जस्टिस है। और कौन थे? जस्टिस संजीव खन्ना। और एक और जज थे, जस्टिस पारदीवाला। तो 5 जजों की पीठ थी। ये जज का नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ डबल स्टार लगा लीजिए, इसमें से चांसेस है, किसी भी एग्जाम में आने के चांसेस है कि आएगा ही किसी न किसी एग्जाम में। वो एपी झारखंड एपीओ भी हो सकता है, बिहार एपीओ, या कोई भी आने वाला अभी जो एग्जाम है आपका। डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस मिश्रा, जस्टिस बी.आर. गवई, ये 2 नाम तो आपको याद हो ही जाएंगे क्योंकि ये चीफ जस्टिस थे और अभी ये हैं। अभी रह गया हमारे पास मिश्रा, खन्ना, पारदीवाला। इस तरह से याद कर लीजिएगा। मिश्रा, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पारदीवाला, क्योंकि ये फेमस रहते हैं, अक्सर इनका न्यूज कुछ ना कुछ आते ही रहता है इनका, तो इस वजह से ये नाम तो याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस है, केस का नाम है शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन। 2023 का ये केस है। लगभग डिसाइड होते होते 2024 हो गया था, लेकिन इसका 2024 ही 3 लिया है, तो मैंने 2023 ही लिखा है। शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। यह इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है यह केस क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इरिटेबल इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को आर्टिकल 142 के तहत कानून बनाया था, जिसमें वह सुप्रीम कोर्ट अपने आधार पर तलाक दे सकता है। तो देखते हैं क्या था। यह भी 5 जजों की पीठ थी। ये किस में भी 5 जज। इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत
इरिटेबल, इसका इंग्लिश में लिख देती हूँ, स्पेलिंग आई इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को कानून बनाया गया था। आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या क्या थी, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस कानून को बनाया था। तो इस केस का नाम इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, किस लिए, इरिट्रेबल कानून बना था। ये पूछ सकता है इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज किस केस में डिसाइड किया गया था, तो यह शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन के केस में डिसाइड किया गया था। अब ये बता दें कि ये इरिट्रेबल क्या होता है, तो ये एक ऐसा सिचुएशन होता है, ऐसा सिचुएशन होता है, सॉरी भी है ना, स्थिति होती है, सिचुएशन होता है जिसमें क्या होता है, पति पत्नी के बीच यहाँ बताती हूँ, हस्बैंड और वाइफ के बीच क्या होता है, संबंध जो होता है, इन दोनों के बीच का जो संबंध है हमेशा के लिए टूट जाता है, हमेशा के लिए टूट जाता है और जुड़े रहने की कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रह जाती है। सुलह की इन दोनों में के बीच सुलह का कोई भी उम्मीद नहीं रह जाता है कि दोनों में सुलह हो सकता है, तो इसे ही इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कहा जाता है, इसीलिए यह केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल 2024 का, पहले 2024 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 2025 को, जो 24 का इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल, यह केस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विधि में विवाह मान्य होने के लिए 7 फेरों का होना आवश्यक कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 7 फेरों को विवाह में 7 फेरों का होना, सेरेमनी में सबसे पहले क्या, सेरेमनी किस सेक्शन में है, किस सेक्शन में, हाँ सॉरी किस सेक्शन में है, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 क्या है, उसमें सप्तपति की बातें की गई है ना, सप्तपति की बातें की गई है, तो उसी को यहाँ क्या कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया, होना कंपलसरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। सारे सेरेमनी में कोई भी सेरेमनी होगी, लेकिन सारे रीति में 7 फेरे, 7 फेरों को क्या कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। बिना इसके 7 फेरों के, अगर कोई बिना 7 फेरों का होना आवश्यक है, बिना रीति रिवाज के पूरा किया गया है विवाह, तो वो क्या होगा, मान्य नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। केवल हिंदू विवाह के सेक्शन 8 में, और सेक्शन 8 में क्या है, मैरिज, अगर मान लीजिए कि 7 फेरे कंप्लीट नहीं होते हैं और ऐसी शादी होती है, और सेक्शन 8 जो क्या बात करता है हिंदू मैरिज एक्ट का, सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन के बारे में कहा गया है ना, रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना भी काफी नहीं होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन सिर्फ करवा लेते हैं, अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना काफी नहीं होगा।
यह साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, काफी नहीं होगा। रीति रिवाज से विवाह का होना कंपलसरी कर दिया गया और रीति रिवाज में 7 फेरों को कंपलसरी कर दिया गया है और इसके बिना कोई भी विवाह, हिंदू विवाह वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके बिना हिंदू विवाह, हिंदू मैरिज वैलिड नहीं माना जाएगा, वैध होगा। वैलिड नहीं माना जाएगा मतलब कि वो क्या होगा, अगर कोई शादी कर लेता है सिर्फ अपने मन से कुछ कुछ रीति रिवाज करके तो क्या हो जाएगा, विवाह वैध हो जाएगा, वैध हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसीलिए यह फेमस है और यह हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 से है। तो हिंदू मैरिज एक्ट ऐसा नहीं है कि झारखंड हिंदू मैरिज एक्ट नहीं पढ़ना है, झारखंड एपीओ में, यूपी एपीओ में या बिहार एपीओ में, तो ऐसा नहीं है कि ये केस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है, इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसका नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस है कृष्णा वेनी बनाम शहगल हमीद एवं अन्य। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट केस किसका है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हो जाता है। यह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है। इस केस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, जो माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैड एब इनिशियो होगा, वैलिड नहीं होगा मतलब वैड एब इनिशियो होगा। होता है, यह बात पहले भी किस केस में कहा गया है, यह बात सबसे पहले वर्ड एब इनिशियो होता है, वैलिड नहीं होता है, किस केस में कहा गया है, तो आपको पता है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा है कि साथ किया कभी भी वो क्या होगा, वर्ड हमेशा वर्ड एब इनिशियो होता है। इसमें भी यही कहा गया था कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वर्ड एब इनिशियो होता है। धर्मदास घोष। आप लोग के रिकॉल के लिए ये केस का नाम भी मैं लिख दी हूँ। तो हो गया, ये बस इतना सही था। सुप्रीम कोर्ट ने माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना, वर्ड एब इनिशियो माना, वैलिड नहीं माना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कृष्णा वेनी याद रखिएगा और उससे वर्ड एब इनिशियो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विलियम स्टीफन वर्सेस तमिलनाडु राज्य एवं अन्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में के सामने कौन सा आईपीसी की धारा 364 के लागू होने के बारे में क्वेश्चन आया था कि कब 364A को लागू किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीसी, उस वक्त आईपीसी थी इसीलिए आईपीसी की धारा कहा गया, फिर आईपीसी की धारा 364A। अभी आप लोग से पूछा जाए कि बीएनएस में यह कहाँ है, कौन सी धारा है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। 364 को लागू होने के लिए, अप्लाई होने के लिए किडनैपिंग के साथ फिरौती की मांग की गई हो,
साथ लिखा गया है। किडनैप जब किया गया है उसी के साथ फिरौती की मांग की गई हो। और फिरौती की मांग पूरा न करने पर और फिरौती न मिलने पर जाट से मारने की धमकी दिया गया हो। यह तो फर्स्ट है और सेकंड यह है फिरौती न मिलने पर जान से मारने की धमकी दी गई हो। तो ये आईपीसी के सेक्शन 364A से रिलेटेड केस था। इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। फिरौती के बारे में बताया गया है कि फिरौती की रकम के लिए कब यह 364A कब लागू किया जाएगा। तो इस तरह से 364A में क्या दिया गया है, किडनैपिंग फॉर रैंसम, मुक्ति धन इत्यादि के लिए व्यापारण करना। फिरौती के लिए सिंपल सा समझिए कि फिरौती के लिए किसी को क्या करना, किडनैपिंग करना। किडनैपिंग करना आईपीसी में है और बीएनएस में कौन सी धारा है, सेक्शन 140। बीएनएस के सेक्शन 140 और आईपीसी जहां जहां मुझे लगेगा आप लोग को दोनों को कम बता देना है, दोनों का कंपैरिजन करके चलूंगी ताकि आप लोग को याद कर, दोनों साथ में याद होता चले। 364 ये आईपीसी का 364 और बीएनएस का 164, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक एक धारा भी आप लोग को साथ में याद रहेगी तो एक एक करते करते बहुत सारी धाराएं याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस का नाम है माहनूर फातिमा इमरान वर्सेस विश्वेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 2025, यह केस का नाम है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन यह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया, इसमें कहा गया कि अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट जो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है वैसा एग्रीमेंट कैन नॉट कन्फर्म ए वैलिड टाइटल, वह वैलिड टाइटल को कन्फर्म नहीं करता है, वह वैलिड टाइटल नहीं देता है। अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट मालिकाना हक प्रदान नहीं करता है। हिंदी में देखें तो अनरजिस्टर्ड अरजिस्ट्रीकृत अरजिस्ट्रीकृत एग्रीमेंट क्या करता है, एग्रीमेंट जो है वह मालिकाना हक प्रदान नहीं करता है। मालिकाना हक, वैलिड मालिकाना हक, वैध मालिकाना हक प्रदान नहीं करता है। इस केस में हुआ क्या था, मालिकाना हक प्रदान नहीं करता है। थोड़ा सा आप लोग को ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस केस में हुआ क्या था। इस केस में जैसे आजादी के बाद क्या हुआ, 1975 में क्या हुआ था, लैंड रिफॉर्म एक्ट पारित हुआ था। रिफॉर्म एक्ट, इसके तहत जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, एक जो लिमिट बनाई गई थी, लिमिट से ज्यादा जिनके पास जमीन थी, लिमिट से ज्यादा, आजादी के बाद उनसे क्या किया, गवर्नमेंट ने जमीनें ले ली, उनसे उनकी जमीनें ले ली, लैंड ले ली और उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया जिनके पास बांट दिया गया
जिनके पास जमीनें नहीं थी। इसे ही लैंड रिफॉर्म एक्ट कहा जाता है गवर्नमेंट में। तो इस केस में क्या हुआ था, एक 1975 में एक जमीन थी 1975 में, इस वक्त 99 करोड़ की एक जमीन थी और सरकार के पास इसका मालिकाना हक था। लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत गवर्नमेंट के पास, राज्य सरकार के पास, कौन सी, तेलंगाना राज्य सरकार के पास, तेलंगाना राज्य सरकार के पास इसके राज्य सरकार के पास इसका वैलिड टाइटल था, वैलिड टाइटल था, सॉरी वैलिड पास, वैलिड टाइटल था। तो ये 1982 में भावना सोसाइटी एक ये था, उसने अनरजिस्टर्ड सेल करके, अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट डीड साइन करके क्या कर लिया, इस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद इसने बहुत सारे लोगों को यह जमीन रजिस्टर्ड, मान लीजिए इसने 2006 में, 2010 में बहुत सारे, मान लीजिए ए को किया, कभी बी को, सी को, लास्ट में 2024 में 25 में माहिनूर को रजिस्टर्ड किया, ये किया। इनसे क्या कि माहिनूर जो थी, माहिनूर फातिमा, इसने रजिस्टर्ड करके इस पर मालिकाना हक का दावा की। इसने, ये अनरजिस्टर्ड था, इसने अनरजिस्टर्ड लेकिन इसका जो डीड था फातिमा नूर का, इसने रजिस्टर्ड करके सेल डीड साइन किया, सेल डीड साइन किया। तो अब इस तरह से इसका, इस हिसाब से इसने रजिस्टर्ड कर ली गई, तो यह जमीन इसकी क्या हो गई, इसकी हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इस मामले में कहा कि जब इसके पास ही वैलिड टाइटल नहीं था, मान लीजिए ये आदमी था, इसने मान लीजिए 2006 में इसने डी को बेचा, 10 में इसने एफ को बेचा, इसी तरह इसने मल्टीपल बायर को इसने क्या किया, इस जमीन को बेचता चला गया, अनरजिस्टर्ड सेल करता चला गया, इसका खुद का जबकि अनरजिस्टर्ड था। तो मान लीजिए ये ए था, इसके पास, ए के पास खुद ही वैलिड टाइटल नहीं है, तो यह दूसरों को वैलिड टाइटल कैसे दे सकता है, नहीं दे सकता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक और सिंपल से ये मैं समझा देती हूं आप लोग को, एक और सिंपल से एग्जाम्पल से आप लोग को इसका फैक्ट समझाती हूँ। मान लीजिए ये एक हाउस है और इसका टाइटल ए के पास नहीं है, ये ए जो है इसके पास टाइटल, वैलिड टाइटल नहीं है। नहीं है, लेकिन फिर भी यह क्या करता है, इसको बी को बेच देता है, और बी क्या करता है, फिर सी को बेच देता है, और सी क्या करता है, फिर डी को बेच देता है। लेकिन मान लीजिए इसमें बहुत सारे जो थे, इसका तो अनरजिस्टर्ड था, लेकिन इस पे मालिकाना हक नहीं था इसने, लेकिन इसने भी मान लीजिए इसने रजिस्टर्ड करके लिया, रजिस्टर्ड करवाया अपने सेल को, इसने भी रजिस्टर्ड करवाया, इसने भी रजिस्टर्ड करवाया, लेकिन इसके बावजूद इन सबका हक, इन सबने जो अपना सेल डीड बनवाया, सब रजिस्टर्ड करवाया, लेकिन इनके बावजूद इनका टाइटल वैलिड नहीं माना गया, उस घर पर वैलिड नहीं माना गया, क्योंकि ये जिससे बी ने खरीदा, बी से सी ने खरीदा, तो जिससे लास्ट में ए ने खरीदा था, तो इसके पास खुद ही वैलिड टाइटल नहीं था इसे, इस घर को बेचने का। तो इस वजह से यह
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट कैन नॉट कन्फर्म ए वैलिड टाइटल। इसके पास यह खुद ही अनरजिस्टर्ड सेल था, यह अनरजिस्टर्ड था, इसके पास, इसने खुद ही रजिस्टर्ड नहीं करवाया था, खुद ही इसके पास वैलिड टाइटल नहीं था, तो यह दूसरे को वैलिड टाइटल कैसे दे सकता है? इसी बात को सिंपल इस केस में कहा गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस है विभोर गर्ग वर्सेस नेहा 2025 है। 2025 का यह केस है। यह किससे रिलेटेड है? डिवोर्स से। यह केस रिलेटेड है डिवोर्स से, डिवोर्स से रिलेटेड है। इस केस में एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, इन दोनों के बीच डिवोर्स का केस चल रहा है। अब ये जो हस्बैंड है, वाइफ के साथ जो कन्वर्सेशन हुआ था, बिना इसके सहमति के, बिना इसको कंफर्म किए जो टेलीफोनिक बातचीत हुई थी, उसे कोर्ट में एज एविडेंस कम्युनिकेशन को क्या करना चाहता है? टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को एज ए एविडेंस इस्तेमाल करना चाहता था। यूज करना चाहता था। वाइफ के टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को एज ए एविडेंस यूज करना चाहता था। तो वाइफ की तरफ से अपोज किया गया। जाहिर सी बात है अपोज किया जाएगा। किस बात के लिए? इस बात के लिए किया गया कि यह क्या है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। हस्बैंड और वाइफ का टेलीफोनिक बातचीत या साथ में बातचीत क्या माना जाता है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है। विशेषाधिकृत संसूचनाएं बीएनएस के सेक्शन 128 में दिया गया है। बीएनएस के अपोज किया कि यह क्या है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, विशेषाधिकृत संसूचना है। ओहो, संसूचना है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस केस में क्या कहा गया? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करने के लिए कुछ रूल बताए, कुछ टेस्ट बताए। यही बताया गया कि वह अगर वह रेलिवेंट है, अगर सही है, एक्यूरेट है, अगर एक्यूरेट है, और आइडेंटिफाई करता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच का ही कन्वर्सेशन है, तो इसे सिचुएशन में, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच का केस चल रहा हो या इनके अपोज केस चल रहा हो, प्रिविलेज कम्युनिकेशन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये डिवोर्स का मामला था। हस्बैंड टेलीफोनिक इनकी जानकारी के बगैर ही टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। बातचीत को क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करके उसे एज एविडेंस कोर्ट में पेश करना चाहते हैं। अब उसके अगेंस्ट वाइफ कहाँ चली गई? वाइफ कहाँ चली गई? सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट इसी तरह मामला कहाँ पहुंचता है? सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मैटर होता है कि क्या किसी भी सिचुएशन में ये टेलीफोनिक कम्युनिकेशन या प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो है उससे क्या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता एज एविडेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ कंडीशन है।
अगर वह रेलिवेंट है, अगर वह एक्यूरेट है, अगर वह आइडेंटिफाई होता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच का ही मैटर है, चाहे वह इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ तो हस्बैंड और वाइफ का मामला था, लेकिन हस्बैंड और वाइफ के अपोज भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो। बस इतना सा कहा गया कि इसमें प्रिविलेज कम्युनिकेशन, अब सिंपल सा क्या कहा गया, इतना समझने के बाद सिंपल सा यही कहा गया कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन को, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को क्या किया जा सकता है, विशेषाधिकृत संसूचना को एज एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। एज एविडेंस इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लिख देती हूँ विशेषाधिकृत संसूचना को एज एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। यूज किया जा सकता है या इस्तेमाल किया जा सकता है। इस केस में यही था कि क्या विशेषाधिकृत संसूचना का इस्तेमाल एज एविडेंस हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड का या हस्बैंड वाइफ का या हस्बैंड और वाइफ के अपोज कोई उससे इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या नहीं किया जा सकता, तो यह किया जा सकता है। इसके कुछ एक्सेप्शन है, इन कंडीशन में, इस एक्सेप्शन में यह किया जा सकता है। बस इतना सुप्रीम कोर्ट में कहा। और इस पर एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसका नाम है R.M. मलकानी, ये पहले भी डिसाइडेड है। R.M. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस ऑफ महाराष्ट्र। इसी बात को इस केस में कहा गया कि विशेषाधिकृत संसूचना को एज एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। कब? जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है। बस इतना सा है। बस सिंपली आपको यही याद रखना है कि विभोर गर्ग वर्सेस स्नेहा का केस किससे संबंधित है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन से। किससे संबंधित है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन, बस इतना सा है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन बताया कि कब किया जा सकता है। बस इतना आपको याद रखना है और ज्यादा इसमें अभी पीटी के लिए नहीं सोचना है। और इससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट R.M. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बस दो बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह केस तो सभी को याद ही होगा। इसी केस में क्या कहा गया? 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल को लागू किया गया। प्रैक्टिस रूल लागू किया गया। बस सिंपल सा इसको याद रखना है। 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल। केस का नाम ऑल इंडिया जजेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक और केस है इमरान प्रतापगढ़ी। इनको तो सब कोई जानता होगा। क्या है? पोएट्री करते हैं। वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात है। यह केस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 19 से कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 से रिलेटेड है। फ्रीडम एंड
स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें क्या कहा गया कि अगर कोई कविता, अगर कोई पोएट अनवायलेंट है, अगर कोई कविता या पोएट अनवायलेंट है तो वह आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं करता है। बस इतना कहा गया, उल्लंघन नहीं करता। इमरान प्रतापगढ़ी आर्टिकल 19 याद रखिएगा, यह अनवायलेंट है, जिसमें कोई मारकाट मचाने वाली पोएट में नहीं कहा गया कि उठो मारो पीटो, नहीं कहा गया। इन्होंने सेक्रीफाइस की बात की थी उस पोएट में कि हम ही सह लेंगे, हम ही बर्दाश्त कर लेंगे, उसकी बात कही गई थी। तो इसे अनवायलेंट माना गया और इसीलिए इसे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट राइट तो नहीं माना गया। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, और ये आज का सेशन का ये लास्ट केस है। बाकी जो भी केसेस होंगे लैंडमार्क जजमेंट, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए ले आऊंगी। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कीजिए। और यूपी एपीओ और झारखंड एपीओ से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखा है। झारखंड स्पेशल, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस, बैक्टीरिया से रिलेटेड बीमारियां, वायरस से रिलेटेड जितने भी साइंस से रिलेटेड बहुत सारे मैंने टॉपिक डाल रखा है। हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत डाल रखा है मैंने, ज्योग्राफी से रिलेटेड डाल रखा है। झारखंड एपीओ, झारखंड स्पेशल में झारखंड की नदियां, झारखंड के वाटरफॉल्स, झारखंड के जनजातीय विद्रोह से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो आप मेरे चैनल में जाकर उसे आसानी से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम की अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं यह केस किस पर था। यह केस था डॉरी पर। डॉरी तो एक इन अमलेश कुमार के ऊपर डॉरी का केस, क्रुएल्टी का केस अमलेश कुमार पर, डॉरी और क्रुएल्टी का केस इनकी वाइफ ने किया था। अब ये सेशन कोर्ट में मामला चल रहा था। तो सेशन कोर्ट सबसे पहले सेशन कोर्ट में जाएंगे। सेशन कोर्ट सीआरपीसी में मैंने सीआरपीसी का क्विक रिवीजन डाल रखा है, जिसमें एक पूरे किस तरह से एक केस सबसे पहले क्या होगा, कब एफआईआर होगा, कैसे एफआईआर होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नन, उसको मैंने क्विक रिवीजन बैच एक तैयार किया है। तो आप सीआरपीसी को जाके बहुत ही आसानी से उसे पढ़ समझ और याद कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। पूरा सीआरपीसी उठाने में काफी टाइम लग जाता है, तो आप उसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, तो प्लीज आप जाकर के उसे जरूर देखिएगा। तो इस तरह से सेशन कोर्ट में मामला चला, तो इस सेशन कोर्ट बेल क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, नहीं एप्लीकेशन को सुनवाई करने से रिजेक्ट कर दिया, एप्लीकेशन रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो मामला कहां पहुंच गया, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन को सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि यह मेरे मैटर से बाहर का है, आप हाई कोर्ट जाइए। तो हाई कोर्ट में जब मामला चल रहा था और इनके बेल पर क्या हो रही थी, बेल पर जब सुनवाई हो रही थी, इसी बीच पुलिस ऑफिसर ने अपोज्ड किया कि इनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, अमलेश कुमार का नार्को टेस्ट करवाया जाए। पुलिस ऑफिसर, सुनवाई के दौरान लिखती हूँ,
नार्को टेस्ट कंडक्ट कराने की मांग की गई, टेस्ट कराने की मांग की गई। हाई कोर्ट क्या करता है, बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई रोक करके इस पर सुनवाई करता है और उसकी सहमति बिना मांग करते हैं। और हाई कोर्ट क्या करता है, पटना हाई कोर्ट बिना एक्यूज्ड की सहमति के क्या करता है, नार्को टेस्ट के लिए भेज देता है। नार्को टेस्ट के लिए रजामंदी दे देता है, साइन कर देता है कि नार्को टेस्ट किया जाए। अब इसके अगेंस्ट अमलेश कुमार, नार्को टेस्ट के अगेंस्ट अमलेश कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि मेरी तो इसमें सहमति ली ही नहीं गई, मुझसे पूछा ही नहीं गया कि मैं तैयार हूं कि नहीं हूं कराने के लिए। कराने के लिए कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार नहीं हूं और उसके बावजूद हाईकोर्ट मेरी सहमति जाने बिना मुझे नार्को टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे 2-3 पॉइंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने इंपॉर्टेंट था कि इस पर फैसला देना है। सबसे पहला कि क्या नार्को टेस्ट सहमति के बिना करवाया जा सकता है। फैक्ट तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यह नार्को टेस्ट से रिलेटेड केस था, जिसमें इनका नार्को टेस्ट करवाया जा रहा था बेल एप्लीकेशन के टाइम। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 इश्यूज थे, 3 बातों को पर उसको सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देना था। कौन कौन से थे वो 3 इश्यूज। फर्स्ट थे, क्या नार्को टेस्ट एक्यूज्ड की सहमति के बिना या सहमति के बिना करवाया जा सकता है। बिना कंसंट के करवाया जा सकता है। सेकंड था, बेल प्रोसीडिंग के दौरान क्या नार्को टेस्ट। अब सब हर एक चीज का एक प्रोसीडिंग का टाइम होता है कि कब क्या करवाया जा सकता है। ऐसे थोड़ी है कि आप कभी भी कुछ भी उठा करके अभी प्रोसीडिंग, अभी एफआईआर हुआ नहीं और अभी कब एफआईआर दर्ज हुआ और आप उठाए किसी को, एक्यूज्ड को पकड़े और उसको सबसे पहले मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज होते ही आप मजिस्ट्रेट के पास 24 आवर्स में लेके आने से पहले आप उसको तुरंत नार्को टेस्ट के लिए लेके चले जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जो प्रोसीडिंग का जो सीआरपीसी में जो तरीका है उसी को फुलफिल करके ट्रायल चलता है ना। ऐसे थोड़ी है कि कभी भी। अब यहाँ क्या किया हाई कोर्ट ने, बेल प्रोसीडिंग जब चल रही थी उसी बीच बेल प्रोसीडिंग को रोक करके उस पर फैसला देना था कि इनको बेल दिया जाए कि ना दिया जाए। उसी बीच बेल प्रोसीडिंग के दौरान नार्को टेस्ट के लिए भेजा गया। सीडिंग के दौरान नार्को टेस्ट करवाया जा सकता है। और थर्ड पॉइंट था, क्या फंडामेंटल, उन्होंने यही कहा कि यह मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, मेरी सहमति के बिना मेरा नार्को टेस्ट किया जा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था कि क्या यह फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, किसी की सहमति के बिना, किसी के कंसेंट के बिना उसका नार्को टेस्ट करवाना। राइट का उल्लंघन है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन देती है कि नार्को टेस्ट, इस पर सबसे पहले जो सेल्वी वर्सेस कर्नाटका का जो केस था उसी पर इस पर लीडिंग केस पहले ही मौजूद है। सबसे पहले आपको पता होगा कि इस पर लैंडमार्क जजमेंट जो है, लैंडमार्क जजमेंट, उसका नाम है सेल्वी
वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका लिख देती हूँ, स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में साफ कहा गया था कि बिना सहमति के इस केस में साफ कहा गया था कि बिना कंसेंट के किसी का नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता। बिना कंसेंट के, बिना सहमति के नार्को टेस्ट नहीं करवाया जा सकता है, नहीं हो सकता। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को ही यही रखा इसने कि बिना किसी की सहमति के नार्को टेस्ट नहीं करवाया जा सकता। दूसरा क्वेश्चन, इसको तो इसने सेल्वी वर्सेस को ही सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट मानते हुए इस पर यह डिसीजन दिया कि नार्को टेस्ट बिना किसी के सहमति के। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई सहमति क्यों देगा, अब किसी के अगेंस्ट जब किसका, अब अमलेश कुमार का यहाँ पे एक और पॉइंट ये है कि अमलेश कुमार का कौन सा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा था। तो इनका आर्टिकल 23 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा था। इसमें क्या है, सेल्फ इनक्रिमिनेशन, अपने विरुद्ध आदमी अपनी गवाही नहीं दे सकता है, सेल्फ इनक्रिमिनेशन। और ये आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यह दोनों राइट का इन्होंने कहा कि मेरा क्या हो रहा, उल्लंघन हो रहा है मेरी सहमति के बिना की। इसी आधार पर यह सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। इसी आधार पर यह सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह था कि क्या किया जाए। तो सेल्वी के अकॉर्डिंग तो यह सहमति नहीं करवाई जा सकती, यह पहले से तय था। क्या बेल प्रोसीडिंग के दौरान नार्को टेस्ट करवाया जा सकता? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं करवाया जा सकता। हर एक चीज का हर प्रोसीडिंग का एक तय तरीका है, यह नहीं करवाया जा सकता। अब ये एक लास्ट पॉइंट था कि क्या यह फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है? तो यह फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है क्योंकि हर एक नागरिक को आर्टिकल 23 के तहत उसको सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आत्म अभिशंसन, सेल्फ इनक्रिमिनेशन आर्टिकल 23 क्या है आपको लिख देती हूँ, सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आत्म अभिशंसन। आत्म अभिशंसन का अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 20 में। इन दोनों का वायलेशन हो रहा है, तो ये जाहिर सी बात है फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। तो इस तरह से इनको कहा गया कि इनके राइट का उल्लंघन है। और कौन से राइट का? तो आर्टिकल 23 और 21 का उल्लंघन है। उसका कंसेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्यूज्ड का कंसेंट मैंडेटरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी एक्यूज्ड अपने अगेंस्ट क्यों मैंडेटरी क्यों कहेगा कि मैं इसके लिए तैयार हूं, नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। तो वो कह सकता है कि नहीं तैयार हूं, तो नहीं हो सकता उसका नार्को टेस्ट, क्योंकि उसका कंसेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे फिजिकली मेंटली बहुत सारे चीजों से उसे नार्को टेस्ट में गुजरना पड़ता है। और यह भी कहा गया है कि यह जो राइट है किसी भी एक्यूज्ड का एब्सोल्यूट राइट नहीं है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा, क्या ये भी लिख देते हैं 3 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कंसेंट इज मैंडेटरी, सेकंड नो एब्सोल्यूट राइट, यह सिर्फ एक्यूज्ड का राइट नहीं है कि अगर कोई तैयार हो जाता है कि मेरा नार्को टेस्ट करा दीजिए तो हो जाएगा, यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस पर मजिस्ट्रेट साइन ना करे, मजिस्ट्रेट की सहमति ना हो। कंसेंट जरूरी है।
सिर्फ एक्यूज्ड के कंसेंट से नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता है। अभी एक इसका एविडेंट्री वैल्यू देख लेते हैं कि इसका साक्षिक मूल्य क्या है। अगर कोई किसी का नार्को टेस्ट करवाया जाता है तो क्या उसके सिर्फ कह देने मात्र से कि वह एक्यूज्ड है, वो क्या एक्यूज्ड मान लिया जाएगा? मान लीजिए कि ए का नार्को टेस्ट करवाया गया, अब ये कह देता है कि मैं बी का मर्डर किया हूं, तो सिर्फ इसके कहने से इसके ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि जब ये कह रहा होता है तो इसे एक वो नशे में रहता है। उसे एक जो नार्को टेस्ट के दौरान जो उसे दवाइयां दी रहती है उस वक्त उसे बिल्कुल होश नहीं रहता है कि मैं क्या कह रहा हूं मेरी अपने अगेंस्ट अपनी गवाही दे रहा होता है, तो इसीलिए इसके ऊपर चार्ज नहीं लगाया जा सकता। यहीं पर आर्टिकल 23 मायने रखता है कि यह सेल्फ इंक्रिमिनेशन का विरुद्ध हो सकता है, क्योंकि उसे होश नहीं है और उसे आप गवाही ले रहे हैं उसी के अगेंस्ट। तो यानी कब ये होगा? जब ये कहता है कि मैं इसका मर्डर कर दिया हूं, मर्डर करके मैं इसको बी को नदी के किनारे या फिर किसी जगह पर उसे नदी के किनारे मारकर दफन कर दिया हूं, या फिर जो वेपन है, जो हथियार था उसे कहीं छुपा दिया हूं, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस बी की बॉडी मिल जाती है नदी के किनारे, जहां वो बताया था कि यहाँ पर बी को मैंने बी की लाश छुपा रखी है। अगर वहां से बरामद हो जाती है, जो हथियार उसने छुपा रखा था जिस जगह से बरामद हो जाती है, तब जाकर इसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया जा सकता है। वरना सिर्फ कह देने से इसके एविडेंट्री वैल्यू इतनी नहीं है कि सिर्फ इसके कह देने पर इसके मर्डर का चार्ज हो जाएगा और इससे फांसी की सजा हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, इसके बहुत सारे पहलू हैं। अभी जैसा सिचुएशन होगा उस पर बेस्ड होगा ये केस। तो चलिए, आई थिंक आप लोग को अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और उम्मीद है कि आप लोग को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा आज का सेशन अच्छा लगे, तो आज प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो झारखंड एपीओ या यूपी ओपीएस से रिलेटेड जो भी मैं डालूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या मुझसे पढ़ाने में अगर कोई मिस्टेक हो गया हो तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।